नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जगह चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। जनता रोज सरकार बना रही है और रोज सरकार गिरा रही है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी है। वहीं पिछले चरण के मतदान में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त को देखते हुए पीएम मोदी ने अपने बयान को बदल दिया है और जनता के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुरुआती चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के विकास के कामों के नाम पर वोट मांगते दिखे, लेकिन जल्द ही उनके भाषण ध्रुवीकरण की ओर मुड़ गए। वहीं दूसरे दौर के चुनाव से पहले दिए जा रहे उनके भाषणों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश दिखी, तो पहले दौर के भाषणों में उनका जोर जातीय बोलबंदी पर रहा और 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग से पहले ही हर दूसरी चुनावी रैली में वो बीजेपी को पिछड़ों और दलितों की सबसे बड़ी सरपरस्त पार्टी बता रहे थे। लेकिन पहले चरण का मतदान खत्म होते ही पीएम मोदी सांप्रदायिक हो गए और जनता के बीच में अनर्गल बातें करने लगे। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में नरेंद्र मोदी ने संसद में खुद के ओबीसी होने पर बहुत जोर दिया था और बिहार में जाति सर्वे के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब बीजेपी सरकार में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया था तो अमित शाह ने उनका जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि बीजेपी और एनडीए सरकार में ओबीसी की नुमाइंदगी उन पार्टी में ओबीसी नुमाइंदगी से कहीं ज्यादा है जो रात दिन ओबीसी का राग अलापती रहती हैं। शाह ने आंकड़े देकर ये दावा किया था कि बीजेपी ने अपने यहाँ ओबीसी और दलित नेताओं को कितनी तवज्जो दी है। राहुल गांधी को शाह का दिया गया ये जवाब सिर्फ एक बयान भर नहीं था। विश्वसनीय समझने जाने वाले चुनावी सर्वेक्षणों के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 साल के दौरान हुए चुनावों में बीजेपी को ओबीसी और दलित वोटरों का भारी समर्थन मिला है। वहीं आमतौर पर अगली जातियों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने पिछले 10 सालों में ओबीसी जातियों और दलितों के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए जो रणनीति अपनाई। आपको बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की भारी जीत में ओबीसी और दलित जातियों की भूमिका काफी अहम थी। बता दें कि यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे अधिक 48 सीटें हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने 3 रैलियां की थी और उन रैलियों के माध्यम से पीएम मोदी ने ओबीसी, दलित और आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। वहीं ओबीसी, दलित और आदिवासियों की खासी आबादी वाले पूर्वी विदर्भ की दूसरी लोकसभा सीटों पर लगातार रैलियां कर रहे थे। बीजेपी सरकार की नीतियों को गिना रहे थे। वहीं पहले चरण के मतदान में कम वोटिंग को देखते हुए पीएम मोदी बौखला गए और अपनी सभी नीतियों को भूलकर ध्रुवीकरण की राजनीति में जुट गए हैं और अपने चुनावी भाषणों में एक विशेष जाति को टारगेट करते नजर आ रहे हैं, जिसका असर दूसरे चरण के मतदान में देखने को मिला। जिसके बाद से चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दोहराते हुए नहीं दिखी। ना ही किसी मंच से पीएम मोदी अब की बार 400 पार का नारा देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि पीएम मोदी को पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद पता चल गया है कि मेरा सपना अब सपना ही बनकर रह जाएगा। जनता अब जागरूक हो चुकी है और पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेता सदमे से गुजर रहे हैं और ये जानने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर भूल कहां हो गई। आपको बता दें कि नागपुर में बीजेपी के पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है और इसे महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी कहा जाता है। वहीं नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के अध्यक्ष रहे और मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी सांसद हैं और यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि नागपुर में बेहतरीन मेट्रो नेटवर्क, अच्छी सड़कें और ओवरब्रिज के निर्माण का श्रेय यहां गडकरी को देते हैं। बता दें कि नागपुर में तेली जाति, ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, लेकिन गडकरी को लोग जाति से ऊपर उठकर वोट देते हैं। वहीं अप्रैल के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक के बाद एक 3 रैलियां चंद्रपुर, नागपुर से सटी रामटेक और फिर नागपुर की इन तीनों रैलियों में पीएम मोदी ने अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी सरकार की ओर से ओबीसी और दलितों के लिए किए कामों को गिनाने में खर्च किया। नागपुर से सटी चंद्रपुर, वर्धा, रामटेक, गोंदिया, भंडारा और गढ़चिरौली जैसे लोकसभा सीटें ओबीसी और दलित बहुल है और बीजेपी इन वोटरों को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बयानबाजी से जनता बहुत आहत हुई है और उनका जो परिणाम है वो बीजेपी को पहले और दूसरे फेज के चुनाव में दिख गया है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी अब नए मुद्दों की तलाश में है। बता दें कि नागपुर में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और लेकिन चंद्रपुर और वर्धा में सब गायब होते नजर आते हैं। वर्धा महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है, लेकिन यहाँ सेवा ग्राम के आसपास भी सड़क की
की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। ये पूर्वी विदर्भ इलाका है और ये किसानों की आत्महत्याओं और नक्सली समस्या के लिए सुर्खियों में रहा है। इलाके में कपास, सोयाबीन और संतरे की खेती होती है। देश में कुल संतरों का 30% यहीं पैदा होता है। खेती पर निर्भर इस पूरे इलाके में कुनबियों, खेती करने वाले पिछड़ी जाति और तेली जाति के लोगों का वर्चस्व है। कुनबी लोग बीजेपी से खासा नाराज हैं। उनके मुताबिक खेती में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है और ऊपर से मराठाओं को आरक्षण देने के वादे ने उनके नौकरियों के अवसर कम होने का खतरा बना हुआ है। बीजेपी ने 2014 में वहां के किसानों से जो वादे किए थे वो वादे आज तक पूरे ही नहीं हुए हैं और किसानों की स्थिति बद से बदतर हालत में पहुंच गई है। बता दें कि वहां के लोग कृषि पर आधारित हैं, लेकिन किसानों की उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि किसानों को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी ने पिछले एक दशक के दौरान इस इलाके में पिछड़े वोटरों को अपने पाले में करके यहां कांग्रेस को दबदबे को तोड़ा है, लेकिन उपासे जैसे वोटरों से यहां पिछड़ी जातियों की बीजेपी के प्रति नाराजगी दिख रही है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में विदर्भ की 10 में से 5 सीटें जीत ली थी और यहां की 62 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और ओबीसी वोटरों की नाराजगी की आशंका को देखते हुए बीजेपी ने तेली जाति ओबीसी के चंद्रशेखर बावनकुले को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। महाराष्ट्र में जाति जनगणना नहीं हुई, लेकिन एक मोटे अनुमान के मुताबिक यहां मराठा जातियों की आबादी 32% और ओबीसी समुदाय की 39% है। बता दें कि बीजेपी ने 1990 के दशक से अपने नेता वसंतराव भागवत की सलाह पर माधव समीकरण पर पूरी मुस्तैदी से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका भी कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है और जनता का रुख जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। इसका रिजल्ट बीजेपी को 2 चरण के मतदान में मिल ही गया है। वहीं बाद में बीजेपी ने ओबीसी और दलित वोटरों को साधने के लिए अन्ना डांगे, पांडुरंग फंडकर जैसे नेताओं की सहायता ली। वहीं अपने ओबीसी वोट बैंक का और विस्तार किया। फिर एक दौर में बीजेपी ने यहां गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़से जैसे पिछड़ी जातियों को जोड़कर ओबीसी वोट बैंक का विस्तार किया। वहीं महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक की राजनीति में मराठाओं का दबदबा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण से लेकर अब तक के ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठी रहे हैं। इससे ओबीसी समुदाय में एक राजनीतिक असुरक्षा की भावना पैदा हुई। इसका फायदा उठाकर बीजेपी ने इन जातियों में अपनी पैठ बनाई। आपको बता दें कि इससे पहले ओबीसी एक मुश्त बीजेपी का समर्थन करते थे। माधव फार्मूले के तहत माली, धनगढ़ और वंजारी एक साथ बीजेपी को वोट देते थे और ओबीसी में भी धनगढ़ और वंजारी समुदाय को अलग से आरक्षण है। इसका नतीजा ये हुआ कि ओबीसी मिलकर लड़ने के बजाय अलग अलग लड़ने लगे, जैसे कि धनगढ़ जाति अनुसूचित जाति के दर्जे के लिए लड़ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ओबीसी स्थानीय निकायों के चुनाव में रिजर्वेशन चाह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, जिसको लेकर के ओबीसी समुदाय में खासी नाराजगी दिख रही है। ओबीसी वोटर बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। इससे भी बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक पर बहुत असर पड़ा। इस फैसले के बाद विदर्भ के कई कुनबी खेती बाड़ी करने वाले ओबीसी जाति नेता बीजेपी से अलग हो गए थे, लेकिन अब बीजेपी इनको दोबारा से अपने पास लाने की कोशिश में लग गई है। वहीं बीजेपी ओबीसी वोटरों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतना आसान तो रह नहीं गया है। अब जो भी कुछ बीजेपी के लिए लोगों के दिल में था, वो सब कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांप्रदायिक बयानबाजी से लोगों के मन में निशाना है। वहीं लोगों को बीजेपी से जो उम्मीद थी, वो उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहीं बीजेपी को जनता नकारती है या फिर बीजेपी को ताज पहनाती है, ये तो आने वाले 4 जून को भी पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।